हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की यूनिट 2 को। और आज का हमारा टॉपिक है एडवांस स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स से रिलेटेड एडवांस स्टडी हम करते हैं, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स को कैसे एडवांस स्टेज पे हम ले जाते हैं, कैसे उसमें क्या कुछ नया करते हैं, ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, बट एक ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। क्या अगर कोई हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं या कोई नया फॉर्मुलेशन, कोई भी फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं तो उसमें दो चीजों का यूज किया जाता है। पहली होती है आपकी एपीआई या इसे आप ड्रग भी कह सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज एक्सिपिएंट्स या इन्हें एडिटिव्स भी कहा जाता है। तो एपीआई हमने बहुत शुरुआत में ही ये पढ़ लिया था, फर्स्ट ईयर में ही कहें तो पढ़ लिया था कि डोजेस फॉर्म जो हमारा होता है वो एपीआई और एक्सिपिएंट से मिलकर बना हुआ होता है। एपीआई क्या होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि इनका कोई बायोलॉजिकल या कोई थेरापेटिकल रिस्पॉन्स होता है। बट जो हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं ये इनर्ट मटेरियल होते हैं। इनर्ट मटेरियल का मतलब इनका कोई बायोलॉजिकल रिस्पांस, किसी भी तरीके का ये कोई थेरापेटिकल रिस्पांस नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बट इनका अपना कुछ सेल्फ रिस्पांस होता है, कुछ सेल्फ फंक्शन इनके होते हैं। तो ये यूज क्यों किए जाते हैं हमारी फॉर्मुलेशन में? ये हमारी फॉर्मुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट का मीन्स है उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं इनके, और स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, डिलीवरी सिस्टम को इनेबल करने के लिए। हम जैसे कि मान लीजिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि हम टैबलेट बना रहे हैं। टैबलेट में हमने इंटेरिक कोटेड टैबलेट बनाया, तो उसमें हम इंटेरिक कोटेड को जब टैबलेट बनाते हैं यानी कि हमारी जो टैबलेट है वो एसिडिक पीएच को बाईपास कर जाए, वो जाके इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट हो, इंटेस्टाइन तक हम उसको टारगेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनमें हम कोटिंग करते हैं पॉलीमर्स की। तो ये क्या करते हैं, डिलीवरी, फिर जिस पर्टिकुलर साइट पे हम चाहते हैं ड्रग हमारी डिलीवर हो, ये वहां तक ड्रग डिलीवरी सिस्टम को पहुंचाने का काम भी करते हैं। सो एक्सिपिएंट्स हमारे क्या होते हैं? ये अदर देन एपीआई होते हैं, जो कि हमारी फॉर्मुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए और उसके डिलीवरी सिस्टम को इनेबल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यूएसपी 33 ने इनकी एक डिफिनीशन दी एक्सिपिएंट्स की। तो एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, इसी से हम बनाए। तो एक्सिपिएंट्स आर द सब्सटेंस अदर देन एपीआई, अदर देन एपीआई। ये एपीआई नहीं होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल के अलावा यूज किए जाते हैं, और दैट हैव बीन, जिनको अप्रोप्रिएटली प्रॉपर इनको इवेल्युएट किया जाता है, इनका अप्रोप्रिएटली इनकी सेफ्टी को चेक किया जाता है और ये प्रॉपरली इवेल्युएट किए जाते हैं। सेफ्टी को चेक करने का मतलब ये है कि ये एक्सिपिएंट्स जो भी हैं, जैसे एपीआई को जब हम कोई किसी नया ड्रग मॉलिक्यूल को डेवलप करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। उसी तरीके से हम जो एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं, एक्सिपिएंट्स को भी क्योंकि डोजेस फॉर्म के साथ यूज किया जा रहा है, इसका एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इसीलिए इसके सेफ्टी कंसर्न को भी ध्यान में रखा जाता है। और वहीं पे इसका इवेल्युएशन भी किया जाता है कि ये जो जिस भी यूज के लिए लिए जा रहे हैं वो यूज इनमें वो फंक्शंस ये सही तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं।
तो excipients are the substance other than API which are appropriately evaluated and their safety is checked and they are intentionally added in a dosage form. मतलब कि इनको इंटेंशनली ऐड किया जाता है. इंटेंशनली ऐड का मतलब हम पर्टिकुलर किसी यूज के लिए ही एक्सिपिएंट्स का को ऐड करते हैं. जैसे कि स्टार्च हम यूज करते हैं टैबलेट बनाते समय, तो स्टार्च हमारा एज अ डिसइंटीग्रेंट यूज किया जाता है, एज अ बाइंडिंग एजेंट का भी यूज करते हैं. तो हम अगर स्टार्च को यूज कर रहे हैं तो जो हम इंटेंशनली ऐड कर रहे हैं मतलब हम डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के लिए या बाइंडर के यूज के लिए हम स्टार्च का यूज करते हैं. और ये जो एक्सिपिएंट्स होते हैं ये हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होते हैं. मींस कि ये अलग अलग एक ये होमोजीनियस ग्रुप के नहीं होते हैं, ये हेट्रोजीनियस इनकी ओरिजिन होती है. और ये जो डिफर करते हैं एक दूसरे से इनके ओरिजिन के बेसिस पे, इनकी केमिस्ट्री से, अगर हम इनकी केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी इवेलुएट करें तो उस हिसाब से इनमें डिफरेंस, इनमें वेरिएशन आ सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी इनमें वेरिएशन आता है और ऑल्सो इनकी फंक्शनलिटी के बेसिस पे भी, इनके फंक्शनलिटी के भी बेसिस पे इनमें वेरिएशन आ सकता है. तो ये जो हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं दीज आर हेट्रोजीनियस ग्रुप एंड डिफर फ्रॉम वन टू अनदर on the basis of their origin, chemistry, physico-chemical property and functionality. और इनका जो यूज किया जाता है वो आपको हमने बताया ही कि इनेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेफ्टी या इसे हम कह लें स्टेबिलिटी को, ये हमारी डोजेज फॉर्म को स्टेबल रखने के लिए भी यूज किए जाते हैं. और मैन्युफैक्चरेबिलिटी मतलब कई बार हम कुछ ऐसे इसको मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी जो है किसी भी ड्रग की उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम एक्सिपिएंट का यूज करते हैं. अभी हम आगे एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है. तो हमने ये आपका एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि एक्सिपिएंट्स होते क्या हैं. बट यहाँ पे हमें देखना है, एडवांस स्टडी करनी है फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट की. तो एडवांस स्टडी का मतलब होता है, एडवांस मींस होता है न्यू. तो हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि जो नए एक्सिपिएंट्स हैं, जो न्यू एक्सिपिएंट्स हैं, इनको किस तरीके से बनाया जाता है. जो नए एक्सिपिएंट्स हैं या जो भी जब नए एक्सिपिएंट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो एक्सिपिएंट्स हैं हमारे, इनका यूज किया जाता है टू इनेबल द ड्रग डिलीवरी सिस्टम. तो उसी तरीके से नई फॉर्मुलेशन को डेवलप किया जाता है. तो नए फॉर्मुलेशन को डेवलप करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है और जो सबसे चैलेंजिंग रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक्सिपिएंट्स की. जैसे कि हम सिंपल टैबलेट बना रहे हैं, फिर सिंपल टैबलेट बनाने के बाद हमने सस्टेन रिलीज टैबलेट बनाना शुरू किया, हमने कंट्रोल रिलीज टैबलेट बनाना शुरू किया. तो अगर हम कोई कंट्रोल रिलीज टैबलेट बना रहे हैं, अब कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म में भी आप देखते हैं कि उसमें मैट्रिक्स टाइप का यूज करते हैं. ठीक, मैट्रिक्स टाइप पॉलीमर्स, अलग अलग तरीके की हम उसकी डिलीवरी सिस्टम की डिजाइनिंग करके, और जो कि आपने एनडीडीएस में पढ़ा है, डिजाइनिंग करके फिर हम उस डोजेज फॉर्म के रिलीज पैटर्न को कंट्रोल करते हैं. तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स टाइप बनता है ये किसकी हेल्प से बनता है? ये पॉलीमर्स की हेल्प से बनता है. और ये पॉलीमर्स क्या है? हमारे एक्सिपिएंट्स हैं. तो अब जब हम नई फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं, नई फॉर्मुलेशन का हम अपग्रेड या हम कह सकें जब हम फॉर्मुलेशन का अपग्रेडेशन करते हैं
तो वहीं पे हमें अपग्रेडेड एक्सिपिएंट या न्यू एक्सिपिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है। और ये जो नए एक्सिपिएंट्स हैं, नए एक्सिपिएंट्स को डेवलप करना ये सिमिलर है जिस तरीके से हम नई फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं, लगभग उसी के सिमिलर है नए एक्सिपिएंट्स को भी डेवलप करना। जैसा कि नया हम जब नए फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसकी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं, हम मार्केटिंग अथराइजेशन अप्रूवल और MAA मार्केटिंग अथराइजेशन अप्रूवल लेते हैं और फिर इसको लॉन्च करते हैं। और ये जो अप्रूवल मिलता है हमें, इन्हीं के बीच में यहाँ पे प्री क्लिनिकल ट्रायल करेंगे आप, उसके बाद आपको INDA फिल करना होगा, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे तो NDA फिल करना होगा, तब जाके कहीं हमें मार्केटिंग अथराइजेशन आपका अप्रूवल मिलता है। वहीं सेम हम जब एक्सिपिएंट्स के लिए आते हैं तो ये इन एक्सिपिएंट्स का डेवलपमेंट भी नॉर्मल इजी नहीं होता है, क्योंकि दो अकॉर्डिंग टू 2005 FDA गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू 2005, ये हम एक बार देख लेते हैं कि क्यों इतना चैलेंजिंग है एक्सिपिएंट्स को डेवलप करना। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्सिपिएंट्स के डेवलप में कौन से स्टेज आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2005 FDA गाइडलाइन, इनके अनुसार कि जो भी एक्सिपिएंट्स यूज किए जा रहे हैं, अगर इनको हायर लेवल पे यूज किया जाता है, हायर लेवल पे यूज किया जाएगा तो ये कंसीडर किए जाएंगे एज अ न्यू। हायर लेवल पे यूज करने का मतलब ये है कि यूएस एफडीए की IIG यानी इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स गाइड है, यूएस एफडीए की इनएक्टिव एक्सिपिएंट गाइडलाइन है। इसके अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट लेवल तक, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में एक्सिपिएंट का यूज किया जा सकता है। बट अगर हम उस अप्रोप्रिएट अमाउंट के ऊपर जाते हैं, हायर लेवल पे यूज करते हैं, तो दे विल बी कंसीडर्ड एज न्यू, और वो अलाउड तभी होगा जब इनका जो भी हम ये जो हायर लेवल पे यूज कर रहे हैं, पहले इसकी सेफ्टी और इफिकेसी प्रॉपरली इवेल्युएट की गई होगी, तभी हम जाके इसको हम हायर लेवल पे यूज कर सकते हैं। सो एक्सिपिएंट्स में भी हमें क्या करना होता है, इनिशियल डेवलपमेंट पहले करना होता है कि हम किस तरीके का कौन सा एक्सिपिएंट यूज करेंगे। इनिशियल डेवलपमेंट करने के बाद इसमें हम इसकी सेफ्टी को इवेल्युएट करते हैं। मेन यही फैक्टर है कि हमें सेफ्टी इवेल्युएशन करना होता है, और जो सेफ्टी इवेल्युएशन होगी, सेफ्टी हम क्योंकि इसको यूज कर रहे हैं, हम जो भी हमारा एक्सिपिएंट है इसको यूज कर रहे हैं हम ह्यूमन बींग्स में, तो अगर इसकी सेफ्टी हमें इवेल्युएट करनी है तो हमें जाना होगा कहाँ पे, क्लिनिकल ट्रायल और प्री क्लिनिकल ट्रायल करने होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें सिमिलरिटी आ गई। और फिर इसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल एंड क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए हमें न्यू बैचेस लेने होते हैं जिनमें हम एक्सिपिएंट्स का ट्रायल करते हैं। और एक्सिपिएंट्स फिर अगर जो भी हम हायर लेवल का एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं, न्यू एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं, तो अगर उसकी सेफ्टी जो है वो सेफ्टी हमने इवेल्युएट की और दैट वो सेटिस्फैक्टरी है, और उसका इवेल्युएशन फिर फर्दर करेगा NDA, हमें जब सबमिट करेंगे तब उसका अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो एक्सिपिएंट्स है वो यूज किया जा सकता है कि नहीं। फिर इसका MAA मार्केटिंग अथॉराइजेशन अप्रूवल मिलेगा, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस मिलेगा, और इसमें कंज्यूमर एक्सेप्टेंस भी एक फैक्टर होता है। फिर उसके बाद इसकी मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी मिलती है। तो ये है हमारा लगभग आप देखें तो दोनों में सिमिलरिटी, दोनों ही सिमिलर हैं कि नई ड्रग को डेवलप करना, नए एक्सिपिएंट्स को डेवलप करना। इवन अगर हम एक्सिपिएंट्स को हायर लेवल पे यूज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू FDA
यूएस एफडीए आईआईजी यानी यूएस एफडीए इनएक्टिव इंग्रेडिएंट गाइड, उसके अकॉर्डिंगली दे विल कंसीडर्ड एज न्यू। अब जो हम एक्सीपिएंट, जो न्यू एक्सीपिएंट का जो यूज करते हैं या कर सकते हैं, वो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो न्यू एक्सीपिएंट की हम बात कर रहे हैं तो कोई न्यू केमिकल एंटिटी ले ले, एकदम नया मॉलिक्यूल ही हम ले लें, या दूसरा कि जो भी हम नया यूज कर रहे हैं, जो हम हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है उसका न्यू ग्रेड यूज कर ले। न्यू ग्रेड ऑफ एग्जिस्टिंग, न्यू ग्रेड का मतलब है कि इसमें कुछ हम चेंजेस कर ले, कुछ उसके फीचर में चेंजेस करके, या हम किसी न्यू कॉम्बिनेशन के साथ आ जाए, कोई नया कॉम्बिनेशन का यूज कर ले, तब हम डोजेस नए एक्सीपिएंट। तो एडवांस स्टडी जो फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स की है वो इन 3 तरीकों से की जाती है कि हम कोई नई केमिकल एंटिटी को लेके आए, नए ग्रेड को मतलब एग्जिस्टिंग एक्सीपिएंट के किसी नए ग्रेड को लॉन्च करें, या फिर हम कोई नया कॉम्बिनेशन लेके आए, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज न्यू एक्सीपिएंट। और फिर फर्दर उसके लिए हमें जो भी अभी हमने जो डिस्कस किया कि जो स्टेज हैं उनको फॉलो करने होंगे। और एक्सीपिएंट, फिर ये नया एक्सीपिएंट डेवलप करने का मोटिव यही है कि अगर हम जो नई फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो वहां पे हमें कुछ न्यू एक्सीपिएंट का यूज भी करना होगा। और इनका जो डेवलप करने के लिए, नए एक्सीपिएंट को डेवलप करने के लिए इनके जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं कि मेन हमें किन प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना होता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, फंडामेंटल पार्टिकल प्रॉपर्टीज वो क्या है? पार्टिकल शेप है, पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया है इनका, एंड डाइल्यूशन फैक्टर्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी मार्फोलॉजी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल पैरामीटर्स हैं जिनको हम जब किसी भी नए एक्सीपिएंट के डिजाइन करते हैं तो वहां पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जो जो ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज हैं इनका मेन इफेक्ट पड़ता है किस पे? रेट ऑफ डाइल्यूशन पे पड़ जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे पड़ जाएगा, और डिसइंटीग्रेशन मीन्स कि ये हमारी जो भी हमारी डोजेस फॉर्म है, जो भी हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, उसकी उस पे इफेक्ट ये डाल सकते हैं। अगर कोई हम टैबलेट बना रहे हैं और टैबलेट हमारी प्रॉपरली डिसइंटीग्रेट नहीं होती है तो भी हमें जो भी उससे रिगार्डिंग जो उसका बायोबिलिटी आनी चाहिए, जो उसके जो उससे डिजायर्ड हमारे थेरेपेटिक इफेक्ट है उसमें भी हमको वहां पे वेरिएशन मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हैं और इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि किस तरीके से ये जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी नए एक्सीपिएंट या किसी भी एक्सीपिएंट की, या क्यों हमें जरूरत पड़ती है नए एक्सीपिएंट को डेवलप करने की। तो HPMC ये जो है हमारा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली और वाइडली यूज किए जाने वाला पॉलीमर है, और इसका हम जो यूज करते हैं ये ज्यादा यूज किया जाता है मैट्रिक्स टाइप कंट्रोल डोजेस फॉर्म बनाने में। हम इसका जो यूज करते हैं मैट्रिक्स टाइप कंट्रोल डोजेस फॉर्म, कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म बनाने के लिए। बट HPMC को हम डायरेक्ट कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। HPMC का डायरेक्ट कॉम्प्रेशन थोड़ा चैलेंजिंग है। अगर HPMC को डायरेक्ट कॉम्प्रेशन किया जाता है तो ये जो फॉर्मुलेशन बनेगी, जो फॉर्मुलेशन हमारी बन रही है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करता है, ये उसकी
फ्लो प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करेगा। तो हम इसको HPMC हमारा मोस्ट कॉमन यूज पॉलीमर है, बट हम इसको डायरेक्टली कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं जब हम कंट्रोल मैट्रिक्स टाइप कंट्रोल डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, क्योंकि ये पुअर फ्लो प्रॉपर्टी देगा फॉर्मुलेशन को। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्रेशन को बाईपास करने के लिए हम इसका ग्रैनुलेशन कर सकते हैं। हम इसका क्या करते हैं, ग्रैनुलेशन करते हैं। बट जब हम इसका ग्रैनुलेशन करते हैं तो ग्रैनुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं HPMC K15M पॉलीमर। अब ये जनरल HPMC है और ये HPMC K15M पॉलीमर। तो ये क्या है कि ये HPMC का न्यू ग्रेड है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू ग्रेड ऑफ एक्सिस्टिंग डोजेस फॉर्म। तो इसमें हम कुछ इसके पार्टिकल्स में चेंजेस कर देते हैं, कुछ इसमें इसकी हम और भी प्रॉपर्टीज में चेंज कर देते हैं। तो HPMC का हमने क्या किया, इसको ग्रैनुलेशन, और ग्रैनुलेशन में हमने वेट ग्रैनुलेशन से प्रिपेयर किया टैबलेट को। तो वेट ग्रैनुलेशन से टैबलेट को प्रिपेयर करने में हमें जो रिजल्ट मिला उसमें क्या हुआ कि टैबलेट की हार्डनेस पे इफेक्ट पड़ा। टैबलेट की हार्डनेस पे इफेक्ट पड़ा। अगर टैबलेट की हार्डनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है तो टैबलेट हमारी प्रॉपरली डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, और टैबलेट अगर प्रॉपर डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही तो आपको पता है कि उसका एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा तो बायो अवेलेबिलिटी इफेक्ट पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करें। तो उसके लिए HPMC K4M ये पॉलीमर का डेवलप किया गया, एंड 100MDC ये एक नए पॉलीमर का डेवलपमेंट किया गया। और ये जो टाइप पार्टिकल्स बने ये इनका लार्ज पोर साइज इनकी पोर साइज को इंक्रीज कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ग्रैनुलेशन की, ये प्रॉब्लम हमारी दूर हो गई, और इन पॉलीमर्स के साथ हम इसको डायरेक्टली कॉम्प्रेस कर सकते हैं विद द फॉर्मुलेशन। तो हम यही इसी वजह से जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे आप देखें कि अभी हमने जो डिस्कस किया था कि ये मैन्युफैक्चरेबिलिटी को भी इंप्रूव कर देता है। तो यहाँ पे हमारे कॉम्प्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था तो मैन्युफैक्चरिंग भी अफेक्टेड हो रही थी। बट हमने जब यहाँ पे कुछ नया किया पॉलीमर्स एक्सिपिएंट के साथ, तो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंगबिलिटी और हम अपने जो भी हमारी डोजेस फॉर्म है उसकी फंक्शनेबिलिटी को भी इंप्रूव कर पाए। बट आप अगर HPMC यूज कर रहे थे, HPMC से हमने K15M यूज किया, तो हमको इसकी सर्टेन कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। कुछ हमको सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करने का मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सेफ्टी को, इफिकेसी को इवेल्युएट करना पड़ेगा। और वहीं साथ साथ स्टेबिलिटी की भी हमने बात की थी। तो स्टेबिलिटी में जैसे कि हम क्रॉस पोविडोन एक हमारा एक्सिपिएंट है, इसका यूज करते हैं डिसइंटीग्रेंट में। बट इसमें जो पोविडोन है, पोविडोन इसकी इम्प्योरिटी है और ये हमारी डोसेज फॉर्म की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। तो इसको भी हम अगर हम इसमें क्रॉस पोविडोन में कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं तो इंप्रूवमेंट करके फिर हम फर्दर इसकी जो ये इम्प्योरिटी है उसको दूर कर सकते हैं। और अगर हम इम्प्योरिटी को ओवरकम कर लेंगे तो हमारी डोसेज फॉर्म की स्टेबिलिटी इंप्रूव कर जाएगी। अब हम देखते हैं कि रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स क्या है रेगुलेशन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू डोसेज फॉर्म। तो रेगुलेटरी के लिए दो कमेटीज हैं, IPEC इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट काउंसिल। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट काउंसिल की गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। और इन गाइडलाइंस में ये क्या है, जो भी एक्सिपिएंट हैं, एक्सिपिएंट को डेवलप करने के लिए जो मेन चैलेंज है वो है कि इन गाइडलाइंस में या इसका मोनोग्राफ में नॉन इंक्लूजन। ये अगर कोई भी एक्सिपिएंट्स है हमारा, वो इनके जो भी मोनोग्राफ्स हैं जो एक्सिपिएंट्स के, अगर उसमें वो इंक्लूडेड है तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास सेफ्टी डाटा
होता है तो उतना टिपिकल नहीं होता है, बट अगर कोई नॉन एक्सक्लूडेड है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उसके लिए हमें थोड़ा रेगुलेटरी कंसर्न्स पे ध्यान देना पड़ता है। तो आईपीसी है आपका, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट काउंसिल, एंड NESE, न्यू एक्सिपिएंट सेफ्टी इवेल्युएशन। इन दोनों जो भी ये दोनों अथॉरिटीज हैं, इनकी जो गाइडलाइंस हैं, तो हम अगर किसी एक्सिपिएंट का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इन दोनों काउंसिल और NESE यानी न्यू एक्सिपिएंट सेफ्टी इवेल्युएशन, इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। अब हम देख लेते हैं कि एक्सिपिएंट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक्सिपिएंट जो होते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये मेन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मॉडिफाइड, दूसरा होता है को प्रोसेस्ड, और तीसरा होता है आपका नॉवेल एक्सिपिएंट। नॉवेल एक्सिपिएंट मॉडिफाइड का मतलब यही है कि हम कोई जो एग्जिस्टिंग एक्सिपिएंट है उसके नए ग्रेड का यूज करें, या फिर को प्रोसेस का मतलब है कि हम नए कॉम्बिनेशन का यूज करके, कुछ एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन को यूज करके ड्यूरिंग हम जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब उसको हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसका यूज करें। नॉवेल एक्सिपिएंट का मतलब है कि हम किसी नई केमिकल एंटिटी का यूज कर रहे हों। तो गाइज ये था आपका एडवांस स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड इस टॉपिक के नोट्स, PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।